अभी के लेक्चर में हम लोग वो क्वेश्चंस करने जाएंगे जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में शायद बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। डायमेंशंस निकालना सीख लिया और डायमेंशन के एनालिसिस के बारे में जान लिया, विमा और विमीय विश्लेषण के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने कराया था और कुछ होमवर्क मिला था। तो उन होमवर्क को ध्यान में रखिएगा कि मैं वहाँ फिज़िक्स वल्ला का एक साइट है, वहाँ से आप निकाल के ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पे सारी चीज़ें की हुई हैं इसलिए मैं वहीं से करा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चंस करने से मतलब है, बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं बने थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ये कोई एक डीपीपी का एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन है कि व्हाट वेरिएबल कुड नॉट इन्फ्लुएंस द वेलोसिटी। तो आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी को कौन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन है बताइए, LT-1। इफ इट इज सपोज्ड दैट द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायमीटर। तो आपको ये जस्ट ये सब एक्सटेंशन है ना, क्वेश्चंस में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई रहेंगी, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। बट आपको देखना है कि वेलोसिटी किस किस की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, डिपेंड किस किस पर नहीं करेगा, लेंथ पर नहीं करेगा, या ग्रेविटी पर नहीं करेगा, रोटेशनल स्पीड पर नहीं करेगा, या विस्कोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि वेलोसिटी जो है ना वो डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पर, लंबाई पर, ग्रेविटी गुरुत्व पर, और रोटेशनल स्पीड कोणीय चाल पर, और विस्कोसिटी। तो इनके यूनिट्स जानते हैं आप, इसका क्या होता है, लेंथ का एल ही इसका वो है, लेंथ का यूनिट मीटर है, इसको बताने की कोई जरूरत है। ग्रेविटी जानते ही हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, LT-2। रोटेशनल स्पीड का क्या होगा बताए, एंगल बाई टाइम, इसका आएगा T पे पावर -1। विस्कोसिटी का आपको याद होना चाहिए kg/m होता है, दैट इज ml-1 ये आप निकाल सकते हैं। वो मैंने जो होमवर्क सबसे पहले दिया था उससे आपने सारी चीज़ें निकाल चुकी है। विस्कोसिटी का मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इन उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सिंपल है, मान लेंगे कि जो वेलोसिटी है ना दैट डिपेंड्स ऑन किस किस पे बताइए, लंबाई दैट इज लेंथ, उस पर पावर x, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मान लेते हैं, y, और रोटेशनल स्पीड के लिए हम ओमेगा इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंबल आप चाहे कुछ भी इस्तेमाल कर लें, उस पर पावर z, और जो विस्कोसिटी है उसका सिंबल होता है ईटा, उसकी जगह पत्थर इस्तेमाल कर लें, है ना। तो ईटा पे पावर क्या, x, y, z, इस तरह से आप इसका क्या मान है बताइए, कुछ भी मान लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMN, कुछ भी I मान लेते हैं ना, I अच्छा लगा मुझे। अब इसको अगर हम लोग के डायमेंशनली देखें तो क्या हो जाएगा बताइए, वेलोसिटी का m0L1T-1, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ पे पावर क्या होगा x, एक्सेलरेशन का LT-2, उस पे पावर कितना y, ओमेगा क्या होगा T पे पावर -1, उस पे पावर z, और ईटा का कितना होगा बताइए, जगह की बाहरी कमी है, T पे पावर -1। आप एक काम कीजिएगा, उसको एक साथ लिखिएगा, ये थोड़ा सा मेरा ख़राब हो रहा है, T पे पावर -1, फिर क्या होगा बताइए, m उस पे पावर कितना z, और ml-1T-1, ये बहुत फेमस है, ये एक बार नीट में भी पूछा गया है शायद, उस पे पावर i। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू m पे पावर कितना हो जाएगा, यानी m, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा i, l पे पावर x, और यहाँ y, x प्लस y, और यहाँ पे -i, ठीक है। उसके बाद इसको मत समझिएगा, इमेजिनरी नंबर है, जस्ट मैंने मान लिया। T पे पावर क्या होगा -2y, और यहाँ क्या होगा -z, और यहाँ पे -i। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। जब इक्वेट करेंगे, यहाँ m पे पावर 0 है, यहाँ m पे पावर i है, तो यहाँ से क्या आएगा, i इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, i 0 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद x प्लस y माइनस i, ये क्या आ जाएगा 1, और क्या होगा -2y माइनस z माइनस i इज इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, i 0, तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे -2y माइनस z इज इक्वल टू -1, यहाँ होगा -2y माइनस z इज इक्वल टू -1, कोई बड़ी बात नहीं है। अब किसको किससे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई 1 हो गया, और -2y माइनस z -1 हो गया, तो ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा बताइए, -2y माइनस z, x यहाँ पे पुट कर नहीं सकते। अब क्या होगा हमारा बताओ, आगे करने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्या देखा कि आई का वैल्यू कितना आ गया 0। तो फॉर्मूले में अगर देखिएगा, इस फॉर्मूले को अगर हम लोग बनाएं तो v इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के l पे पावर x, g पे पावर y, ओमेगा पे पावर z, और ईटा पे पावर 0, और समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो v इज इक्वल टू आएगा k l पे पावर x,
जी पे पावर वाई ओमेगा पे पावर जेड। तो आप इससे क्या कंक्लूड कीजिएगा कि आई का वैल्यू 0 होने से ईटा पे पावर 0 हुआ, ईटा पावर 0 का मतलब क्या, वो 1 हो गया, 1 मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं किया। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड किया बताइए, ये तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, लेंथ पर, जी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और एंगुलर स्पीड पर। मेरी बात समझ आ रही है, किस पे डिपेंड नहीं किया, ईटा पर, दैट इज विस्कोसिटी पर। हो सकता है कोई और भी वैल्यू 0 आए या ना आए, पता नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हम ना। x प्लस वाई 1 है और यहाँ -2y माइनस जेड माइनस 1 है, x y z 3 हमारे पास अननोन्स है और हमारे पास 2 ही इक्वेशन है, तो ये पॉसिबल ही नहीं सॉल्व करना। तो हम कह ही नहीं सकते x y z का वैल्यू क्या होगा। जब कह नहीं सकते तो ये नहीं कह सकते, हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उसका वैल्यू 0 होगा। 0 होता तब ये कह सकते कि शायद उस पर डिपेंड, शायद नहीं, डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा कि ये कंफर्म हो गया। कंफर्म कौन सा हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर 0 हुआ और उसका पावर 0 होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो चला गया। तो आंसर हमारा क्या होगा, कौन इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं कर सकता, वो डी। मेरी बात समझ आ रही है? और उसको तो सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकते। तो आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी कि आपको देखना कुछ भी नहीं, आपको देखना कि वेलोसिटी की बात कर रहा है, उसके बाद तो जस्ट एक्सटेंशन है क्वेश्चन का। तो वेलोसिटी किस किस की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। तो जिस के बारे में बताया गया है उसी को मान लेंगे कि उसी पर वो डिपेंड करता है। और जब उस पर डिपेंड करेगा तो आपको तो थ्योरी आपको पता है, ठीक है ना, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला वाला, ठीक है ना। तो उसका इस्तेमाल करके उसके बाद आपने देखा कि विस्कोसिटी पे जो पावर आया वो 0 आया, दैट मीन्स उसका वैल्यू की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से वेलोसिटी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम है। उतार लें इसको अच्छे से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका कोई एक डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं पढ़ता हूँ, आप ठीक से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है। क्वेश्चन है, अ मैन वॉकिंग ब्रिस्कली, मतलब वो तो फटाफट के चल रहा है कहीं पे, ठीक है ना, ब्रिस्कली इन रेन, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और वहाँ से विथ स्पीड v मस्ट स्लैंट हिज अम्ब्रेला। ऐसे बारिश हो रही है, आप देखे होंगे कि ऐसे बारिश हो रही है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये बंदा इस तरह से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बंदा, ठीक है। तो बंदा ऐसे चल रहा है, तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मतलब ये कि अगर आप बारिश सीधे भी, अगर एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड भी नीचे पानी गिर रहा है, लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो आपको छाता ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा, छाता आपको ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा। ये छाते की बात हो गई, ठीक है। ये रेन और ये बारिश और ये छाता का डायरेक्शन है, ये छाता है, आप ऐसे ही करते हैं। तो क्या होता है, ये एंगल जो भी, इससे मतलब नहीं मानते ये एंगल थीटा बन रहा है या कुछ भी बन रहा है। बात ये है, क्वेश्चन में ये गिवन है, उसके बाद किसी ने डिराइव किया फार्मूला। क्या डिराइव किया फार्मूला, अ मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन रेन विथ स्पीड v मस्ट स्लैंट हिज अम्ब्रेला फॉरवर्ड मेकिंग एंगल थीटा विद अ वर्टिकल। यहाँ एंगल कितना एंगल बन रहा है बताइए, थीटा एंगल बन रहा है। उसके बाद आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि एंड v इज विद एंगल थीटा एंड v एंड tan थीटा इज इक्वल टू v, और गिवन क्या है बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू v। ये उसने फार्मूला शायद डिराइव किया, ये बोला होगा, पढ़ते हैं, बड़ा सा लिखा है, एंड चेक्स दैट द रिलेशन हैज अ करेक्ट लिमिट एज v टेंड्स टू 0। v अगर 0 के नज़दीक पहुंच जाएगा तो थीटा, tan थीटा भी किसके नज़दीक पहुंचेगा, 0 के नज़दीक। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ये v है एक्चुअली, और इसको हमने क्या मान लिया, v डैश मान लेते हैं। ये वेलोसिटी अगर 0 होते जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा बताइए, धीरे धीरे इसका जो छाता है ये ऐसे होते होते एकदम थीटा 0 के क्लोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा भी क्या हो जाएगा, 0। मेरी बात समझ आ रही है आपको। थीटा अगर टेंड्स टू 0 होगा, या क्वेश्चन में गिवन है कि v अगर 0 के क्लोज होगा तो v बहुत छोटा हो जाएगा, तो थीटा भी किसके क्लोज हो जाएगा, 0 के क्लोज, और tan 0 क्या आएगा, 0, और v भी क्या हो जाएगा, 0। और एक्जैक्टली जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस बंदे का, तो उसको छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अगर वर्टिकली नीचे एकदम बारिश हो रही है तो कोई हवा का कोई इफेक्ट नहीं है, तो लेकिन चलेगा तो इसे स्लैंट करना पड़ेगा, थोड़ा छाता को क्या करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा। तो ये बात समझ आ रही है कि v 0 के नज़दीक होगा तो tan थीटा भी किसके नज़दीक होगा, 0 के नज़दीक, तो थीटा भी किसके नज़दीक होगा, 0 के नज़दीक। क्योंकि एंगल जितना 0 के क्लोज होगा तो tan का जो वैल्यू है वो भी किसके क्लोज होगा, 0 के क्लोज। आपको यहाँ से भी समझ आ रहा होगा, आपको इसीलिए पता होना चाहिए, ये थीटा है, इसको थीटा के अकॉर्डिंग इसको क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इसको बेस, ठीक है ना। ये tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला P/B, tan थीटा का रेशियो क्या होता है, P और B का रेशियो,
थीटा 0 के क्लोज होगा तो अब देखिए टेन थीटा भी किसके क्लोज होते जाएगा, 0 के क्लोज होते जाएगा, क्योंकि टेन थीटा पी ओवर बी होता है, पी भी 0 के क्लोज हो जाएगा। जब थीटा 0 के क्लोज होगा तो पी भी 0 के क्लोज होगा, दैट इज पी 0 के क्लोज मतलब टेन थीटा 0 के क्लोज। यहाँ पी कौन है, वी। तो शायद बात समझ आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी पड़ेगी दोबारा। एंड चेक्स दैट द रिलेशन है इतना, ठीक है। वी आर एज्यूमिंग देयर इज नो स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब हवा का कोई इफेक्ट नहीं है। एंड दैट द रेन फॉल्स वर्टिकली फॉर अ स्टेशनरी मैन, ठीक है। अगर रुका हुआ है तो उसके लिए एकदम वर्टिकली नीचे पानी गिर रहा है, मतलब थोड़ा भी हवा का इफेक्ट नहीं है। इफ बोला है कि डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट, मैं तो नहीं मानता, आप मान सकते हैं। अगर सही है तो आगे आपकी बात ही नहीं करनी। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर वो डायमेंशनली इसको अगर वेरीफाई किया होगा तो टेन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अब वेलोसिटी क्या होता है बताइए, इसका डायमेंशन LT-1, इसका डायमेंशन क्या आएगा, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, L पे पावर 0, M पे पावर 0 और T पे पावर 0। ये डायमेंशनली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दैट मीन्स मैं ये गेस कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला सही नहीं है। गेस क्या, ये फॉर्मूला सही नहीं है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। द फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये बात सही हो गई। लेकिन अगर आप देखें फिगर से भी समझ आता है कि टेन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, V ओवर V डैश। और ऐसे भी एक बात समझ आ जा रही है कि अगर ये डायमेंशन लेस है, इसको डायमेंशन लेस करने के लिए ऊपर वेलोसिटी है तो नीचे भी क्या होना पड़ेगा, वेलोसिटी। मेरी बात समझ आ रही है? या वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेलोसिटी के रेसिप्रोकल वाले किसी फिजिकल क्वांटिटी से। तो ऐसा तो कोई नहीं है ना कि कोई डिस्टेंस टाइम ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस के साथ, ऐसा कुछ सुने आप कि कोई टाइम चल रहा है और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो सब खुराफाती कर सकते हैं। तो ये फार्मूला मैंने गेस किया, आपको दूसरा फार्मूला गेस करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन डायमेंशन लेस आपको करना है। डायमेंशन लेस करने के लिए ऊपर वेलोसिटी है तो नीचे भी क्या होनी पड़ेगी, वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत टफ नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी आप लोग बना लिए हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन तब भी कुछ क्वेश्चन मैं और भी करा दे रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका प्लांक्स कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, यही मैं कराऊंगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन और नहीं कराऊंगा। और जिसको प्रॉब्लम होगा वो इंडिविजुअली हमसे पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 10 है कोई डीपीपी का, जिसमें प्लांक्स कांस्टेंट शुरू में लिखा हुआ है, इसलिए आप देख लें कि कौन सा डीपीपी की बात हो रही है। प्लांक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ मास। मतलब इस तीनों का इस्तेमाल करके क्या क्या बनाएंगे हम लोग, L और M, लेंथ और मास। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि M प्रोपोर्शनल रूट C, उसके बाद M प्रोपोर्शनल रूट G, L प्रोपोर्शनल रूट H और L प्रोपोर्शनल रूट G, ठीक है। स्क्वायर रूट है एक्चुअली। अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने भी कई बार कोशिश किया तो अक्सर गलत हो जाता है इसका कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेशन करके आया हूँ। तो कैलकुलेशन आप ठीक से करा करें, ठीक है। इसमें कुछ बातें हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट तो जानते हैं LT-1 होगा, स्पीड है g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर आप निकाल लिए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। h एक्चुअली क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो ये E ओवर फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रेशियो ही क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। फार्मूला आपको जानना है जस्ट, एनर्जी का क्या होता है mL2T-2, फ्रीक्वेंसी क्या होता है T-1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा mL2T-1, ये हो गया प्लांक्स कांस्टेंट की बात। स्पीड ऑफ लाइट दिखता है LT-1, ये तो बहुत ही बेकार बात है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, G(m1m2) ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से G हो जाएगा FR² बटे m1m2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा mLT-2 RL2 ये m2। तो इसको सॉल्व करें आप, m पे पावर क्या हो जाएगा -1, L पे पावर 3, T पे पावर -2। ये बताने से मुझे शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि आपको आनी चाहिए और सारी चीज़ें आप बता चुके हैं, सारी चीज़ें आपने बना चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो L किस पर डिपेंड किया बताइए, H, C और G पे। फिर दूसरी बार M के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, L प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, H पे पावर x, C पे पावर y, G पे पावर z। तो L इज इक्वल टू, अगर इसको मैं डायमेंशनली लिखूँ तो m0 L1 T0 इज इक्वल टू प्लांक्स कौन सा mL2T-1, mL2T-1 उस पर पावर x, C LT-1 उस पर पावर y, G mL-3
m-1 l प्लस 3t-2 उस पे पावर z। अब इसको कैसे लिखेंगे, m पे पावर x, गलत ना कर दूं, अक्सर मैं गलत कर देता हूँ, m पे पावर x माइनस z, सही है, x माइनस z, सही है। उसके बाद l पे पावर 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z, सही है। t पे पावर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। ठीक से लिखिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस जेड बराबर क्या होगा 0, 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 1, माइनस एक्स माइनस आई माइनस 2z बराबर क्या होगा 0। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, x z का मतलब 2z प्लस 3z कितना हो जाएगा 5z प्लस y बराबर 1, x बराबर z पुट करें माइनस माइनस 3z माइनस y बराबर 0, तो y बराबर 3z। फिर गलत किए शायद, ये अक्सर गलत करते हैं हम, तो 5z प्लस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस 3z माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, माइनस 3z माइनस वाई बराबर 0, वाई कैंसिल, 5 में 2 गया, 3 गया, 2z बराबर 1, तो z बराबर क्या आ जाएगा 1/2, तो x और z बराबर है तो ये 1/2 हो गया। यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, y निकल के आएगा 3z 3/2। बहुत टफ तो नहीं हो रहा है शायद, ये कि हमारे पास जगह की कमी है। तो अब बताइए यहाँ से L का फॉर्मूला क्या आया, L इज इक्वल टू आया, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा शायद, L बराबर कांस्टेंट K, या L प्रोपोर्शनल ही लिखते हैं अभी, L प्रोपोर्शनल क्या हो गया h पे पावर x, h पे पावर हाफ दैट इज रूट h, उसके बाद h पे पावर हाफ ही लिखते हैं अभी, h पे पावर हाफ, उसके बाद c पे पावर y, c पे पावर 3/2 और g पे पावर 1/2। यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ h है एक्चुअली, तो L प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ h सही है, L प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ g सही है, L प्रोपोर्शनल c की बात ही नहीं है, L c के साथ कोई लिया ही नहीं है, तो वैसे भी c के बारे में डिस्कशन हमें करना नहीं है, CD हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्या होगा, मास के बारे में डिस्कशन करेंगे, इतना कॉपी करें, फिर सेम बात किसके बारे में करेंगे आप, मास के बारे में। वहाँ से देखिएगा कि मास डिपेंड करेगा g पर, लेकिन 1/√g आ जाएगा, इसीलिए ACD आंसर होगा आपका, खुद कर लें, ऐसे ही है ना। तो आप देख लीजिएगा, ऐसे ही होगा, सेम आपको मास के साथ कीजिएगा तो क्या m पे पावर 1, L पे पावर 0, T पे पावर 0 से सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका रिजल्ट सामने नज़र आएगा। और कोई प्रॉब्लम है तुम बता सकते हो, एक मेरा स्टूडेंट है यहाँ पे लंबा सा, बताइए है प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 किसका, ऐसे शुरू वाला बोलो प्रॉब्लम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला। तो क्वेश्चन करते करते एक और क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप लोग और दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा तो नहीं होगा, मैंने आपको दिया था वक्त, मैं एक लास्ट अपने हिसाब से क्वेश्चन कर दे रहा हूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, क्योंकि आप लोग आर्टिफिशियल ही हैं शायद, ने किया 3rd नंबर। अब कौन सा टीपी का देख लीजिएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, ये सब नोटिंग है, क्वेश्चन में इस तरह का कुछ दे या न दे आप बना सकते हैं, ऑफ प्लैनेट ऑफ मास m, ये इंपॉर्टेंट है, मास की बात कर रहा है, m मास का, एंड रेडियस r, कितना रेडियस है उसका, r रेडियस, इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, घूम जो रहा है खुद का रेडियस r है, और जो घूम रहा है उसका सर्कल, मतलब ये जो है ना ऐसा घूम रहा है ऐसे, और ये इसका खुद रेडियस है r, और घूम जो रहा है उसका रेडियस r है, तो ये अलग अलग बात है दोनों, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस r है और खुद का रेडियस r है, कौन सा r है, बड़का और छोटका वाला r, ठीक है, लेकिन रेडियस है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम पीरियड t के बारे में बताना है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन डिपेंड करता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको समझ जाना है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। और बात किसकी कर रहे हैं, टाइम पीरियड की, तो प्रोपोर्शनल किसका होगा, m पे पावर x, r पे पावर y, r पे पावर z और g पे पावर क्या दें बताइए i, तो क्या हो जाएगा m0 l0 t1 बराबर, यहाँ कांस्टेंट आएगा, अभी लिख नहीं रहे सब, m पे पावर x, r l पे पावर y, r l पे पावर z
जी एल टी माइनस 2 उस पे पावर आई, ठीक है। क्या हो जाएगा, m पे पावर x, l पे पावर y, और यहाँ पे कितना i, y प्लस आई प्लस z भी होगा, l प्लस z प्लस i, और t पे पावर माइनस 2i। तो इसको इक्वेट करते हैं, x 0 आया, y प्लस z प्लस i कितना आया, 0 आया, और माइनस 2i 1 आया, तो i आया माइनस 1/2। और क्या आया, और आया हमारा, ठीक है, y प्लस जेड, आई आ गया माइनस हाफ, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस हाफ। हाँ, इसमें एक और बात शायद आप लोग नहीं जानते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब सुने होंगे आप, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, कौन सा आर, जो सर्कल में जो घूम रहा है उस रेडियस का, ठीक है ना, कैप्लर्स लॉ, ठीक है। यहाँ से समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है आपके रिकॉर्डिंग, क्योंकि आप इतना जानेंगे कैसे, ये देना चाहिए था हिंट में। तो टी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताइए, आर टू द पावर 3/2। तो स्मॉल आर का जो पावर है जेड, वो वहाँ से हमने गेस किया, ये अब गेस तो नहीं किया, जानते हैं हम लोग, ये फैक्ट, यही आप नहीं जानते होगे शायद, अगर आप नहीं बना पाए होंगे तो, क्योंकि हमसे भी नहीं बनेगा अगर यहाँ पे इतना ही गिवन है तो ये क्वेश्चन बनाते बनाते मुझे ध्यान आया कि ये तो यहीं से पूछा होगा, कोई बात नहीं है। तो z कितना लिखिएगा, तो जिसका भी ये क्वेश्चन है उसको यहाँ प्रॉब्लम होगा, और जिसको यहाँ प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। तो प्रॉब्लम वो नहीं था, प्रॉब्लम ये था, मुझे समझ आया जिसका भी प्रॉब्लम था। तो ये क्या होगा, माइनस हाफ, और z कितना हमने लिखा 3/2, z हमारा कितना हो गया 3/2, तो माइनस हाफ माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा, कुछ गलती कर रहे हैं, ये हो जाएगा -2, ठीक। तो y इतना आ गया, z 3/2 आ गया। तो फार्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है, तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट, और क्या क्या होगा देखना पड़ेगा अब अच्छे से इसको, m पे पावर x, m पे पावर x, m पे पावर 0, m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। उसके बाद चेक कर लीजिएगा r पे पावर y, r पे पावर y, y कितना हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, t इज इक्वल टू k m पे पावर 0, r पे पावर y, y कितना आया, y कितना आया -2। उसके बाद r पे पावर z 3/2, उसके बाद g पे पावर -12, ऐसा कुछ फार्मूला आ रहा है, 1/r² आ रहा है यहाँ पे, आगे देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे कुछ और गड़बड़ी हो रही है, जस्ट वेट कर लीजिए, इसमें देखिए, मैं देख रहा हूँ थोड़ा। हाँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने क्या किया, i का वैल्यू कितना -12, तो यहाँ पे i -12 पुट करेंगे तो उस पर जाके क्या हो जाएगा +12, तो ये हाफ माइनस 3/2 कितना आ जाएगा, 1 - 3 -2/2। थोड़ा थोड़ा गलत होने की वजह से क्या क्या हो जाता है देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से आपने गेस कर लिया है, गेस करने में माहिर हैं आप लोग। तो t बराबर क्या हो गया, k m पे पावर 0 1, r पे पावर क्या होगा -1, तो r पे पावर -1 से नीचे आ जाएगा k/r, r पे पावर 3/2, r क्यूब पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसा आप, g पे पावर माइनस आप नीचे आएगा, g पे पावर क्या हो जाएगा +12, ये हाफ मतलब स्क्वायर रूट, तो k/r स्क्वायर रूट ऑफ r³/g, ये आपका फार्मूला है, आपके पास मौजूद है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि टीचर ही वैसे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।